तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी बिकवाली रही। बीएसई ऑटो इंडेक्स को छोड़ सभी सेक्टर में गिरावट रही। आज के सेशन में बीएसई का मार्केट कैप करीब 7.5 लाख करोड़ तक घटा। सेंसेक्स 1062 अंक, निफ्टी 345 अंक, मिड कैप 927 अंक गिरकर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। तो सुमित बताएं, आज भारी गिरावट में क्या रही बाजार की हाईलाइट्स? तो भारतीय बाजारों में आज के सत्र एक्सपायरी का दिन था, तो थोड़ी सी बिकवाली का दिन जरूर देखने को मिला। करीब 1.5% के आसपास का ड्रॉप आज इंडेक्स फ्रंट पे होता हुआ दिखाई पड़ा। और वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो मार्केट्स में प्रेशर तो देखने को मिला ही, और इस प्रेशर में आज अक्रॉस द बोर्ड आपको सेल ऑफ दिखाई पड़ेगा, चाहे लार्ज कैप हो मिड कैप हो। ऑटो को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी सेक्टर्स में आज प्रेशर था। ऑटो इंडेक्स में सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही थी। और मेजरली आज अब तक अगर मई महीने की बात करें तो करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बीएसई की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है। आज में 7.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप बीएसई की वाइप आउट हुई है। आज के सत्र में ही करीब 200 ऐसे स्टॉक थे जहां पर आज लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा, और एक मेजर प्रेशर्स मार्केट के अंदर अक्रॉस द बोर्ड आज आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पर ज़्यादा बिकवाली थी, चाहे आप मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, पीएसयू देखें, पीएसयू बैंक्स देखें, वहां पर खास तौर से बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और मेटल जैसे कुछ सेक्टर थे जहां पर मेजर प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो सुमित, आज तो लगभग सभी सेक्टर्स पिटे हैं। कहां सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स जैसे नाम थे जो कि ऑटो से सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट 4 में से 3 नाम तो आपको ऑटो ही दिखाई पड़ेंगे, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, M&M और एक SBI नंबर्स के बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में L&T नंबर्स के बाद 6% नीचे, BPCL 4.5% नीचे, एशियन पेंट नंबर्स के बाद 4.5% नीचे, और कोल इंडिया 4.5% नीचे ये भी रहा। मिड कैप में आज विजय डायग्नोस्टिक नंबर्स के बाद 8% ऊपर, गॉडफ्रे फिलिप्स 5% ऊपर, टाटा इन्वेस्टमेंट 5% ऊपर, जुपिटर वैगन 3% तेजी यहाँ थी। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में मोतीलाल ओसवाल 8% नीचे, मन्नापुरम 8% नीचे, स्टरलाइट टेक 7% नीचे, और एंजल वन करीब 6% बिकवाली यहां देखने को मिली। ऑयल एंड गैस से प्रेशर था बीपीसीएल की तरफ से, HPCL, कैस्ट्रॉल और ऑयल इंडिया 3.5 से 4.5% तक टूटे। मेटल में से NMDC 5% नीचे रहा, सेल 5% नीचे रहा, JSW स्टील 3.5% नीचे रहा, और अदानी इंटरप्राइजेज करीब 3-3.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। इलेक्शन रिजल्ट तक बाजार में अनिश्चितता रहने की उम्मीद है, ये कहना है पाइपर सरिता के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल का। अभय अग्रवाल के मुताबिक बाजार को चुनावी नतीजों में उलटफेर का डर नहीं, बल्कि चुनाव के बाद बजट में टैक्स को लेकर चिंता है। एक तो है इलेक्शन रिजल्ट्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्शन रिजल्ट्स में कोई अपसेट का डर है, पर एक यही डर है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। तो क्या हम उस माहौल में रिस्क पुट ऑन करें कि थोड़ा वेट करें? तो अभी जो पेंडुलम है वो रिस्क अवॉइड करने की जोन में जा रहा है। तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण उसके बाद का है, इलेक्शन के रिजल्ट्स का भी मुझे नहीं लगता इतना डर है। उसके बाद जो बजट है उसमें एक ये थोड़ा सा डर है इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या कैपिटल गेन्स रिलेटेड टैक्स, जिसकी आप भी शो में पहले बात कर चुके हैं, उसको कोई ट्वीक करेंगे, उसमें कुछ चेंज होगा, उसको रैशनलाइज करेंगे एक तरीके से, जो शॉर्ट टर्म की जो अवधि है उसको चेंज करके। चलिए अब आपको बुलेटिन में दिखाते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। भारत की आबादी में धार्मिक आधार पर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घटी है। वहीं अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स अब जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में?
दरअसल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद यानी पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिसर्च रिपोर्ट है और रिसर्च रिपोर्ट करीब 176 देशों के आबादी के ऊपर की गई है और उसमें ये पाया गया कि 1950 से लेकर के 2015 के बीच की आबादी के ट्रेंड का रिसर्च किया गया और उसमें ये पाया गया कि भारत में 1950 से लेकर 215 के बीच में जो हिंदुओं की आबादी है वो 7.8% कम हुई है। यानी बहुसंख्यक आबादी जो है 7.8% कम हुई है। पहले जहां आबादी का 84% हिंदू हुआ करते थे, अब वो घट करके 78% के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम आबादी की में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो 43.15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी पहले कुल आबादी में मुस्लिमों की आबादी 9.84% हुआ करती थी, वो बढ़कर के 14.09% हो गई, यानी 14.09% हो गई है मुस्लिमों की आबादी कुल आबादी में। ये 1950 से लेकर के 215 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अगर ईसाई की आबादी करें तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुल आबादी में यहाँ पे 5.38% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिखों की भी आबादी बढ़ी है 6.58%। और इसमें एक और खास बात है, ये तो भारत की बात है, लेकिन इसमें 176 देशों की आबादी पर रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि कमोबेश सभी पड़ोसी देशों में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है, वहाँ बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है। भारत में क्या हुआ कि बहुसंख्यक की आबादी घटी है, अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ी है, जबकि इन पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में, वहाँ पे बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है। ये निकल कर सामने आया है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है, जहाँ जो मुसलमान हैं उनकी आबादी बांग्लादेश में 18.5% यानी 18.5%, 18.5% बढ़ी है। पाकिस्तान में बढ़ोतरी 3.75% की देखने को मिली है। अफगानिस्तान में थोड़ी कम या फिर मामूली बढ़ी है 0.29%। और बौद्धों की आबादी जो है वो घट रही है। ये भी एक खास बात निकल कर आई है रिसर्च में। म्यांमार में बौद्धों की आबादी में कमी देखने को मिली है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की आई है। शुक्रिया लक्ष्मण जी विस्तार से ये जानकारी हमें देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। हिंदू मुस्लिम आबादी पर जो रिपोर्ट आई है उसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये सनातन को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश में जगह दी। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठीज को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने % है। हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है और वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पीएम मोदी जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक
भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। तो चौथे चरण के मतदान से पहले चुनाव में नए मुद्दे गर्म हो गए हैं। चुनाव में हिंदू मुसलमान चल रहा है। नए मुद्दों से किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल। चुनावी मूड माहौल में आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट का हाल आपको दिखाएंगे। दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट पश्चिमी दिल्ली में कांटे की टक्कर है। बीजेपी उम्मीदवार जहां मोदी की गारंटी को प्रचार में भुना रही हैं, वहीं इंडी गठबंधन का उम्मीदवार जेल का जवाब वोट मुहिम पर वोट मांग रहे हैं। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। वैसे तो इस बार पूरी दिल्ली में मुकाबला काफी रोमांचक रहेगा, लेकिन अगर बात करें वेस्ट दिल्ली की तो यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ दिखाई दे रही है। चुनावी मुद्दों की बात करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि पश्चिमी दिल्ली में कुल 25,66,000 वोटर्स हैं, जिनमें 12,06,000 महिलाएं और 13,60,000 पुरुष हैं। इसके अलावा 125 ट्रांसजेंडर वोटर्स इस संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ के समीकरण की बात करें तो पश्चिमी लोकसभा सीट पर शहरी आबादी के साथ साथ झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की आबादी भी शामिल है। इस लोकसभा सीट में 10 विधानसभाएं आती हैं। इसमें नजफगढ़, मटियाला, उत्तम नगर, द्वारका, जनकपुरी, हरिनगर, मादीपुर और राजौरी गार्डन जैसे नाम शामिल हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हरिनगर घंटा घर चौक, जो कि काफी फेमस इलाका है यहाँ का। पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो इस बार यहाँ पर चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प है। एक तरफ है बीजेपी से पूर्व मेयर रही कमलजीत सहरावत और वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का उम्मीदवार महाबल मिश्रा, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ है चुनावी मुद्दे, आइए जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या हैं। बीजेपी जिन मुद्दों को चुनाव प्रचार में फोकस कर रही है उसमें अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में पार्क, खेल सुविधाएं और कम्युनिटी सेंटर की कमी है। साथ ही साथ बीते 5 साल में बंद मोहल्ला क्लिनिक, आयुष्मान भारत को लॉन्च ना करना, बुजुर्गों की पेंशन रोके जाना, इन सब मुद्दों पर बीजेपी इस बार हावी होती दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत चुनाव प्रचार में मोदी की गारंटी का जिक्र करना नहीं भूल रही। पिछले 8 साल से 60 साल से ऊपर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, नया राशन कार्ड नहीं बन रहा है, पानी की त्राही है, डीटीसी के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। तो केजरीवाल टोटल फेल है और मोदी जी के काम आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत को टक्कर दे रहे हैं महाबल मिश्रा। जी हां, महाबल मिश्रा की बात करें तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जो चुनावी वादे महाबल मिश्रा यहां कर रहे हैं उनमें राजौरी गार्डन से लाजवंती गार्डन तक नए कॉरिडोर का निर्माण, नांगलोई और जयपुर रोड तक अलग अलग लाइनों के साथ पश्चिमी दिल्ली में मेट्रो का विस्तार शामिल है। जेल के बदले वोट कैंपेन भी यहाँ पर जोरों पर है। उनके घोटाले का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जो रेड्डी 9 बार अपने स्टेटमेंट में दिया था जो कोई आरोप इन पर नहीं है। रेड्डी के पिताजी कहा जो कि हमसे कभी केजरीवाल नहीं मिला है। वो आदमी को 10 दिन के बाद जमानत मिल जाती है और सरकारी गवाह बन जाता है। स्वयं में बीजेपी ने साबित कर दिया 6 का टिकट काट के जो विकास हमने नहीं किया और सांसद लोगों के बीच में नहीं गया। हालांकि पूरी दिल्ली में ही इस बार लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रदेश में जहां आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है, वहीं केंद्र में बीजेपी का दबदबा है। ऐसे में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी और इंडी गठबंधन दोनों के उम्मीदवार अपनी जीत की दावेदारी यहां मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपाली नंदा,
दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं एमएसएमई से जुड़ी अहम खबर। एमएसएमई को 45 दिनों के भीतर पेमेंट करने से जुड़े आयकर कानून में बदलाव की तैयारियां चल रही हैं। एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिलकर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। देखिए आलोक प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार एमएसएमईज एक्ट 2006 में अमेंडमेंट करने की तैयारी कर रही है ताकि 45 दिनों में पेमेंट की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन किया जा सके। वहीं वित्त मंत्रालय मौजूदा आयकर कानून में बदलाव कर सकता है। सरकार ने 2023-24 के बजट में एमएसएमईज और छोटे कारोबारियों को 45 दिन में पेमेंट करने का प्रावधान किया था। 45 दिन में पेमेंट से चूकने पर कंपनियों का टैक्स बढ़ जाता है, लेकिन इससे एमएसएमईज को मदद मिलने की बजाय नई समस्या खड़ी हो गई। बड़ी कंपनियों ने इस नियम से बचने के लिए रजिस्टर्ड एमएसएमई से काम लेना ही बंद कर दिया। बड़े व्यापारी, बड़े उद्यमी जो चाह रहे हैं कि अगर वो माइक्रो स्मॉल से परचेज करते हैं तो उनसे कह रहे हैं कि हम व्यापार आपसे तभी करेंगे जब आप अपना रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देंगे। और पूरे देश में ये बात आज विदित है, सरकार के रिकॉर्ड में भी है कि बहुत सारे लोगों ने अपने एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो सरकार का उद्देश्य है, ना तो वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, ना व्यापारी का उद्देश्य पूरा होगा, और ना ही स्मॉल और माइक्रो और स्मॉल व्यापारियों का हित होगा। एमएसएमईज ने इस नियम के खिलाफ प्रदर्शन से लेकर कोर्ट कचहरी तक किया। एक्सपोर्टरों को भी 45 दिन में पेमेंट के कानून से खासी दिक्कत हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग ही 90 डेज में होता है पूरा, उसके बाद माल डिलीवरी होने में पोर्ट तक, बायर के पोर्ट तक, यूरोपियन या यूएसए के पोर्ट तक 60 से 70 दिन लगते हैं। तो हमें लगभग 150 से 180 दिन के बीच में हमें पेमेंटें आती हैं बायर्स की। तो हम लोग कैसे 45 दिन में पेमेंट कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे में हम लोग या तो बैंक से लोन लेंगे, बैंक का इंटरेस्ट हमें पड़ेगा। पहले से ही हम लोग 5 से 10% के मार्जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार से हमने इसमें निवेदन किया है कि 90 डेज का कम से कम इसमें पीरियड रखा जाए एमएसएमई की पेमेंट का। एमएसएमई को 45 दिनों के भीतर पेमेंट करने के नए कानून के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, जहां पिटिशनर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल की याचिका पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने पर इनकार कर दिया और उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा। लेकिन सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पिछले दिनों एमएसएमई मंत्रालय ने इस पूरे मुद्दे पर बड़े कंपनियों और स्टेक होल्डर्स के साथ लंबी चर्चा की है और वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि जुलाई में पेश होने वाले बजट में इस समस्या के समाधान के लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में, जो कि जुड़ा है आपके खानपान से। जी हां, क्या आपका खानपान सही है? आईसीएमआर ने 13 साल के बाद डाइट के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या है इन गाइडलाइंस में, बताएंगे कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।